Sir, I think we should call NSG. Our snipers could detect two chats moving inside the aircraft. तुम केपीएस गिल है, डीजी है, तो मैं भी जनरल मूसा हूँ। टिकट की मेरे को मालूम है, आप कहते हो मेरे को डिले करने को सोच रहे हो, ताकि कहते हो वो दिल्ली से आपके कमांडोज आ जाए ब्लैक कैट वाले। Then he fired one bullet. उसने क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में होल कर दिया। 737 में 7 एंट्रीज होते हैं, सातों के लिए हम लोग तैयार थे। ये जो क्या कहते हैं हाईजैकर था, he must be having some technical knowledge about the aircraft. Number 2 went in, उसके क्या कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज सब 400 मारते। अब के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव, उनका कॉल आपके लिए आया है, वो आपसे बात करना था। मैंने तो अभी बोला था इनको जाओ, और इन्होंने तो मार के भी निकाल दिया। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। एंड आज का जो एपिसोड है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दिस इज़ अबाउट काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस। 24 अप्रैल 1993 IC-472 ऑफ एयर इंडिया दिल्ली से टेक ऑफ करता है विथ 140 पैसेंजर्स टूवर्ड्स श्रीनगर। एंड मिड एयर रास्ते में इट गेट्स हाईजैक्ड एंड इज़ डाइवर्टेड टू लाहौर। लाहौर में उसको लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती है और वो वापस आकर के अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स इज़ अलर्टेड। हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग आउट, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंटर हाईजैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट ऑफ ऑपरेशंस। एक हाईजैकर एक ग्रेनेड के साथ में या अ बर्स्ट ऑफ फायर कैन एक्चुअली कॉज मेहम, बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है, स्पेशली विथ 140 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। सो टुडे वी आर ऑनर्ड टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ ऑपरेशन अश्वमेध, जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस दैट आर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैव अंडरटेकन। एंड इसको प्रेजेंट करने के लिए वी हैव Brigadier C.B. Thapa Visis Seva Medal, who was the group commander of 52 Special Action Group during that operation. This was such a brilliant operation. In 3 minutes हमने hijacker को neutralize कर दिया, so much so that तब के Prime Minister could not believe कि अभी तो मैंने go बोला था, इतने जल्दी कैसे इन्होंने operation successful कर दिया। So you must listen to this podcast and let's get started with Brigadier C.B. Thapa. Jai Hind, sir, and thank you so much for coming on our show, sir. It's a great honor for us. Thank you so much. In fact, sir, I would start by saying कि आप बहुत लकी हैं सर, क्योंकि जो भी एनएसजी में पोस्टेड होता है वो सर यही सोच कर के आता है कि मुझे ऑपरेशन करने का एक मौका मिलेगा। एंड सेम सर, हम भी जब आए बट वी वेर नॉट सो लकी। एंड आप सर, when you were here as group commander 52 special action group, sir, you have seen one of the most brilliant of operations of 52 special action group and of NSG सर, जिसके बारे में बहुत लोगों को कम पता है सर। एंड थैंक यू सो मच सर कि आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो डेस्टिनी वाला चीज़ है वो बहुत तगड़ा है। मैं आर्मी में नहीं आना चाहता था, मैं ब्रिगेडियर बन के रिटायर हो गया हूँ। मैं एनएसजी में, या आप बोलिए क्या कहते हैं 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप में, यहाँ आने का तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर, और मैं आना भी नहीं चाहता था सर। दैट वॉज फॉर 2 रीजन्स। पहला तो ये कि
हर एक क्या कहते हैं कमीशन ऑफिसर का एक सपना होता है, तमन्ना होता है कि वो अपने ही यूनिट को जहां वो कमीशन हुए थे उसी को कमांड करे। तो मेरे को स्लॉट किया गया था 511 GR कमांड करने के लिए, तो मेरा अपना रेजिमेंटल यूनिट है। मैं सेकंड 11 का हूँ, बट आई वाज सिलेक्टेड टू टेक ओवर 511 GR। उसके बाद मेरे को पोस्टिंग भेज दिया NDA में। आई वाज इंस्ट्रक्टर क्लास A NDA, सिटिंग प्रिटी। और वहाँ मैं बैठ के ये देख रहा था या सोच रहा था कि मैं 511 GR को कैसे कमांड करूँगा। मेरा पूरा प्लानिंग उस दिशा की ओर चल रहा था। लेकिन जब मैंने 1 साल NDA में किया, उसके बाद में सडनली एक पोस्टिंग ऑर्डर आया कि मेरा जो है पोस्टिंग वो 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप में हो गया है। ओह, विदाउट एनी, किसी ने आपसे पूछा नहीं, कुछ नहीं सर? इवन नथिंग एब्सोल्युटली, इट केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और उसमें क्या कहते हैं ना पूछा गया था, और मेरे को क्या कहते हैं 15 दिन का टाइम दिया गया है कि आप जाकर के ये 52 SAG टेक ओवर कर लीजिए। 52 SAG का ना मुझे कोई रोल मालूम था, न टास्किंग मालूम था, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने बोला कि ऐसे यूनिट में जाना जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कमांड कैसे करूँगा। तो उस प्रकार से मेरा पोस्टिंग आया 52 SAG में। 52 SAG में आया तो 52 SAG इट वॉज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम दैट टाइम। तो शायद आर्मी हेडक्वार्टर इन्होंने अपनी विजडम में मेरे को यहाँ पोस्टिंग कर दिया था। तो जब मैं यहाँ आया तो शुरू में तो मैं काफ़ी दुखी था। फिर जब 3-4 महीने हुए, जब मैंने यहाँ का जो टास्किंग और रोल वगैरह देखा या सुना या उसको समझा, तो उसमें मेरे को लगा कि यहाँ पर चैलेंजेस दूसरे किस्म के हैं जो हमारे आर्मी में नहीं है। तो उसके कारण मैं शायद मोटिवेट हो गया, मेरा दिल लगने लगा, और उसके बाद में फिर मैंने क्या कहते 52 कमांड पूरा भी कर लिया। देन यू रॉक्ड इट सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि आप ना चाहते हुए भी NSG में आए, 52 की आपने कमांड करी। मतलब जैसे मेरे जैसे लोग, मैंने कई बार ट्राई किया सर कि NSG में आने का मौका मिल जाए, बट मैं बाकी जगह घूम आया, NSG में नहीं आ पाया। एंड सर 52 के बारे में मैंने इतना सुना, सर को तो सारा पता ही है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि एक तो NSG एंड 52 SAG में ऐसी क्या खास बात है, मतलब क्यों ये इतना स्पेशल है? जैसा कि मैंने देखा और जो समझा मैंने, उसमें ये था कि शायद उस टाइम पे जब 52 SAG रिलीज हुआ, तो उस समय में एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत थी जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन काउंटर हाईजैक में एकदम स्पेशलिस्ट हो, जो उसको सही मुकाम पे ले जा सके। तो उसी तरीके से इसको रेज किया गया, उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हुए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर ग्रुप कमांडर्स आए या मेरे प्रोड्यूसर्स भी थे, तो सब ने उसमें अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस थे या उनकी जितनी भी नॉलेज थी, उसको पूरे तौर से यहाँ डाल दिया, यहाँ के ड्रिल बनाने में और SOPs बनाने में। ये जो ड्रिल्स और ये जो SOPs हैं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ इसी यूनिट में है, क्योंकि यहीं के लोगों ने उसको बनाया था और वही चीज़ इसको स्पेशल बना देता है। आप किसी को भी भेज दीजिए, वो ये काम नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस कि उन्होंने इस चीज़ में महारत वो की हो, पाई हो। तो वो महारत जो है, जो यहाँ जिस प्रकार से कमांडोज परिश्रम करते हैं, जिस प्रकार से वो ट्रेनिंग करते हैं, जिस प्रकार से वो ऑपरेशन को देखते हैं, तो वो चीज़ जो है वो किसी दूसरे यूनिट में आ नहीं सकता है। जैसे आप इन्फेंट्री बटालियन लीजिए, वो अपने काम में महारत है उनकी, लेकिन वैसा ही काम बाकी लोग भी कर रहे हैं। सबके SOPs तकरीबन सेम ही होते हैं। यहाँ पर आपके SOPs अलग हैं, आपके ड्रिल्स अलग हैं, आपके सोच विचार अलग है, आपके काम करने के तरीके जो हैं वो बिल्कुल अलग है, जो कोई भी यूनिट जिसने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया हो या उन्होंने नहीं किया हो, वो नहीं कर सकता है। नाउ ट्रेनिंग इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ थिंग्स। ट्रेनिंग में क्या है, पहले तो एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए,
डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, उनमें एंट्रीज कहाँ से हो सकता है, उसको कहाँ से आप खोल सकते हो, या उसको नहीं खुलता है तो आप उसमें एक्सप्लोजिव लगा के कहाँ क्या कहते हैं आप Reach कर सकते हैं। आने जाने का रास्ता Sure. बना सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ के जितने भी कमांडोज हैं वो उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उसी के ड्रिल्स में बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक्सप्लोजिव लगाना है एयरक्राफ्ट में, दरवाज़ा नहीं खुलता है, एक्सप्लोजिव लगाना है, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि एक्सप्लोजिव लगाना कहाँ है, कहीं मेरा एक्सप्लोजिव में अंदर पैसेंजर नहीं मर जाए। तो हमें एक एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास में तो ऑफिसर्स थे जो उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देख करके बताते थे कौन सा हवाई जहाज़ है, उसका नाम क्या है, कौन से कंट्री का है। उसी प्रकार से जैसे क्या कहते हैं जो उसके पार्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं, या कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे जो कमांडोज थे, ऑफिसर कमांडोज, जवान वगैरह, उन्होंने एयरक्राफ्ट को इतने नज़दीक से और इतनी बारीकी से देखा होता था कि शायद वो एरोनॉटिक इंजीनियर्स को भी नहीं मालूम हो। आपको एक मिसाल देते हैं, जैसे हम लोग कार्गो से उसमें कंडूट के थ्रू आप क्या कहते हैं अंदर एंट्री करते हैं। अब उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो कंडूट कितना बड़ा है, उसके अंदर कौन सा आदमी फिट आएगा, उस आदमी को अपने ट्रेन करना है, उस कमांडो को उसके अंदर जाने के लिए ट्रेन करना है। तो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक खासियत वाली चीज़ है। किसी को हमने कंधे पे उठाना है तो उठाने वाला आदमी तगड़ा होना चाहिए, जाने वाला आदमी थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत बारीकी से इसके ड्रिल्स बनाए गए हैं, और बहुत सोच विचार करने के बाद में ये चीज़ होता है जो आमूमन तौर पे दूसरे यूनिट नहीं करते हैं। सर लेट्स कम टू ऑपरेशन अश्वमेध सर, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बहुत कम, इतना फैंटास्टिक ऑपरेशन है सर, और इतने कम लोगों को इसके बारे में पता है सर। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम हो गया इसके बारे में। सो आप ये बताइए सर कि जिस दिन, इट मस्ट हैव बीन अ नॉर्मल डे आपके लिए सर, जिस दिन ये खबर आपको मिला, तो कैसे ये आपको खबर मिला सर, एंड व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड, एंड फिर आपने क्या क्या एक्शंस किए? मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पहले से, उस दिन की बात से थोड़े दिन पहले की बात भी करना चाहूँगा। इट वॉज ईयर 1992 एंड की तरफ और 1993 शुरुआत की तरफ। उस टाइम पे काफ़ी सारे फेक ये हाईजैक्स हुए, काफ़ी सारे जो नॉर्मल टाइप के जो लोग थे, शायद वो पक्के हाईजैकर भी नहीं थे, उन्होंने भी एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया। जैसे कोई पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हाईजैक कर लेता है। कुछ स्टूडेंट थे जिनको उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, वो भी क्या कहते हैं हाईजैक कर रहे थे, और वो जाते थे और सरेंडर कर देते थे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें होती थी तो हमको अलर्ट पे रखा जाता था, तो हम मोबिलाइज होने के लिए, मोबिलाइज नहीं किए थे लेकिन मोबिलाइज होने के लिए तैयारी करते रहते थे। तो उससे क्या हो गया कि वो सब जैसे वार्मिंग अप पीरियड होता है, ड्रिल्स प्रैक्टिस थे सर? प्रैक्टिस, हाँ, वो सब चीज प्रैक्टिस होता रहा। यस। तो ये अश्वमेध जिस दिन हुआ था, दैट वाज अ सैटरडे, अ लेजी आफ्टरनून। घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे, दे वर गोइंग टू स्टे ओवरनाइट, और हम लोग घर में बैठे हुए थे और लंच अभी ख़त्म ही किया था। वी हैड ए गुड ग्लास ऑफ बियर ऑल्सो। तो मेरा पेजर बजा, तो पेजर बजते रहते थे हर दिन। या तो क्या कहते हैं एनएसजी हेडक्वार्टर हमारा कोई क्या कहते हैं प्रैक्टिस कराना चाहता था या किसी तौर में। बट जब मैंने पेजर उठाया तो उसमें रेड अलर्ट था। तो मैंने देखा रेड अलर्ट है, तो हमारे फिर कान खड़े हो गए, थोड़ा सा क्या कहते हैं बियर से भी नीचे चला गया। तो देन कॉल स्टार्टेड कमिंग, टेलीफोन बज रहा है, आपने वायरलेस सब बज रहे हैं सर, उसमें। तब तो आपके पास मोबाइल्स भी नहीं होंगे सर? उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, वी हैड पेजर्स एंड Pagers, रेडियो सेट, पेजर्स एंड रेडियो सेट। तो वो बजने शुरू हो गए। दैट वाज 24th ऑफ अप्रैल 1993। तो जैसे ही वो रेड अलर्ट आया तो हमने क्या कहते हैं उसको अपने जो अलर्ट स्क्वाड होता है उसको हमने अलर्ट कर दिया, दे वर रेडी। और हमारा जो ड्रिल था उस टाइम पे कि आधा घंटे के अंदर पालम में पहुंचना है, आप कहीं भी हो पालम एयरपोर्ट पहुंच जाना है। मेरा गाड़ी आ गया, मैं भी चल पड़ा।
तो आधे घंटे में हम लोग पालम एयरपोर्ट में थे, हमारा सामान आ चुका था। IL-76 एयरक्राफ्ट जो हमारे लिए डेडिकेटेड था, दैट वाज रेडी। और वहाँ पर क्या कहते हैं, IL-76 हमेशा रेडी होती थी सर? हमेशा मतलब कि अलर्ट के टाइम पे दे वर ऑलवेज रेडी, They were always there. दे वर ऑलवेज देयर, सर इवन फॉर द प्रैक्टिसेस। Yes. जब हम अलर्ट लगाते थे तभी वो रेडी रहते थे। तो वहाँ से क्या कहते हैं, another 45 मिनट, दिस थिंग हाफ एन आवर इट टुक अस फॉर लोडिंग द सामान, इक्विपमेंट वगैरह पूरा डाला। तो 1 घंटे में हम लोग वहाँ पर तैयार हो गए थे जाने के लिए। तो इस काइंड का जो रिस्पॉन्स था वो शायद ओवर ए पीरियड टाइम हम इतनी बार ड्रिल करते थे। तो जैसे हमारा पेजर बजा, तो पेजर बजते ही जो भी ऑफिसर्स उस पेजर के रेंज में है उसको ज़रूरी था कि वो पालम एयरपोर्ट पहुंच जाए आधा घंटे में। चाहे वो बाज़ार के अंदर है, अपने फैमिली के साथ घूम रहा है तो फैमिली को छोड़ देगा, कोई भी गाड़ी मिल गया उसको पकड़ के वो आ जाता सीधा आ जाओ। तो द रिस्पॉन्स वॉज लाइक दैट एंड दोज रिस्पॉन्सेज वे वेरी वेरी सक्सेसफुल, और वो हम करते भी थे। और उससे क्या होता था कि वो जो टाइम जो होता है वो ज़ाया होता नहीं था, और हमारा जो रिस्पॉन्स अगले टारगेट एरिया में होना है वो शायद ठीक टाइम में हो जाता था। तो सर ये जो पेजर से इन्फॉर्मेशन आया है, उसके बाद जो रेडियो सेट्स वगैरह पे, तो इन्फॉर्मेशन आपको जो सबसे पहले पता लगा वो क्या, किस तरह से आया एंड क्या था? सबसे पहले तो हमारा पेजर बजा। पेजर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, इट शोज दिस थिंग, ये ट्रेनिंग का वो बज रहा है, वार्निंग बज रहा है, या आपका रेड अलर्ट। रेड अलर्ट सर। तो उससे हम अपना मोबिलाइजेशन ड्रिल जो है वो हम शुरू कर देते हैं। तो जैसे मेरे गाड़ियों में भी रेडियो सेट होता है, मतलब ग्रुप कमांडर के गाड़ी में रेडियो सेट होता है, सभी से होता है। तो वहाँ से ATC से इन्फॉर्मेशन आया कि ये इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 वो हाईजैक हो गया है। वो दिल्ली से श्रीनगर की ओर फ्लाइट में था, वहाँ से बीच में हाईजैकर ने उसको क्या कहते हैं डाइवर्ट कर दिया। ही टुक द एयरक्राफ्ट इनसाइड पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के पायलट ने बोला कि हमारा जो फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा है, हम वो जाना चाहता था काबुल में। तो काबुल की जगह में उसने बोला कि ओके मेरे को फिर लाहौर में उतार दो, हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, हमको यहीं लाहौर में उतार दो। पाकिस्तान दे रिफ्यूज दिस थिंग लैंडिंग। सर उन्होंने अपने टारमेक के ऊपर पूरे क्या कहते हैं जितने इनकी गाड़ियाँ थी वो लगा दिया, रनवे में लगा दिया। दैट मीन्स नो परमिशन वॉज गिवन, सो परफोर्स इनको वापस क्या कहते हैं उसमें आना पड़ा। इसलिए उस टाइम पे हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आया, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया है, पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान से वापस राजस्थान से आ गया है अमृतसर में, और वहाँ लैंड हो गया है। सो दैट वाज द इन्फॉर्मेशन, इनिशियल इन्फॉर्मेशन। सो आप जब तक मोबिलाइज हुए सर तब तक ऑलरेडी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान जाकर के वापस अमृतसर हार्डली लैंड हो चुका था जो। हार्डली एनी डिस्टेंस अमृतसर वापस आकर के लैंड हो चुका था। लैंड हो चुका था। आपको हाईजैकर्स कितने हैं, वेपन्स क्या है, किसी प्रकार का वो इन्फॉर्मेशन? आस्ते आस्ते सर जैसे ही अभी तक आपको पता नहीं चला? अभी तक नहीं मालूम था। जब तक पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमको नहीं मालूम था। सर जब तक हम पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एस्टेब्लिश हो चुका था पालम में ही, और उन्होंने फिर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करके देना शुरू किया। तो उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो कि उसके अंदर 5 हाईजैकर्स हैं। तो दैट वाज द इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट। उसके बाद जैसे ही हमने वहाँ से वो टेक ऑफ किया तो वहाँ पर हमको बताया गया कि जो एयरक्राफ्ट है, हम यहाँ से क्या कहते हैं उड़ चुके थे। तो वाइल ऑन फ्लाइट ये इन्फॉर्मेशन आया कि जो एयरक्राफ्ट है उसको इन्होंने मेन रनवे में पार्क कर दिया है। दैट मीन्स हमारा जो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट है वो उस रनवे में उतर नहीं सकता है, IL-76। सो देन वी कंसल्टेड दिस थिंग पायलट देयर। तो हमने बोला कि उसके पास में, अमृतसर के पास में और कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ से हम वहाँ क्या कहते हैं अमृतसर तक जा सकते हैं। तो देन दे सजेस्टेड कि आप आदमनगर जाइए, आदमपुर जाइए। आदमपुर में एयरबेस है तो वहाँ आप जा सकते हैं। सो दैट गिव मी दिस थिंग कि आदमपुर अगर जा रहे हैं और द एयरबेस है तो दे विल बी हैविंग दिस थिंग हेलीकॉप्टर्स। यस, तो वी कैन टेक हेलीकॉप्टर। तो वी रिक्वेस्टेड CMG फॉर 5 चॉपर्स, मी 17। हम वहाँ से फिर आदमपुर गए। दिल्ली से आप गए और आदमपुर में आपने लैंड आदमपुर में हमने IL-76 को लैंड किया। Sir. वहाँ से वी चेंज दिस थिंग एंड वी वेंट टू चॉपर।
हमें 5 चॉपर दिए गए। आप जब उतरे सर आपको ये चॉपर्स खड़े मिले? देख खड़े मिले वो। वाओ दैट वाज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट सीएमजी वाज गिविंग अस। सर यहीं पे एज ए स्ट्राइक्स आगे चलने से पहले सर एक बार ये एक देश का एक कंटिजेंसी मैकेनिज्म होता है सर, एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? ये चीज़ें शायद कागजों में लिखी हुई होती हैं, फॉलोड कभी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा जितने भी फेक वो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट हाईजैक हुए, उसमें भी कभी मैंने उस मैकेनिज्म को काम करते हुए नहीं देखा। अदरवाइज जो इनका एसओपी है वो बोलता है कि जैसे ही आपको क्या कहते हैं ये एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया और वो फॉरेन कंट्री चला गया या अंदर ही है, तो उसके लिए आपके पास में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने चाहिए जो उसको क्या कहते हैं एस्कॉर्ट करके लैंड कराता है अपने जगह में। यस तो इसमें क्या कहते हैं कहीं भी उस रिस्पांस का नाम नहीं था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उठा के ले गया पाकिस्तान, वहां से वापस लाया, रनवे में खड़ा कर दिया बीच में। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज नॉट देयर। उसी के अंदर जो हमारे एरोड्रम वगैरह हैं वहाँ पर भी एक एरोड्रम कमेटी बैठता है, ऐसे में उनका भी रिस्पांस है। सीएमजी आ जाता है, सीएमजी तो दिल्ली में होगा, सीएमजी दिल्ली में बैठता है अंडर प्राइम मिनिस्टर, ही इज द वन हु इज मॉनिटरिंग द कंप्लीट दिस थिंग। तो उसके साथ में एरोड्रम कमेटी भी होता है। एरोड्रम कमेटी उसका काम है कि उस एयरक्राफ्ट को लैंड कराए, लैंड कराने के बाद में उसको आइसोलेशन बे में ले जाएं। तो जितने भी हम प्रैक्टिस कर देते हैं हम आइसोलेशन बे में जाके करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें सिचुएशन जो है वो कुछ अलग किस्म का हो जाता है। ये आइसोलेशन बे में भी नहीं गया, इसने मेन रनवे में क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट लैंड करा दिया। तो हमारे जितने वो ऑप्शन थे वो ख़त्म हो गए। हमारे पास में ये मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स उसके हमारे पास में नक्शे हैं, उस नक्शे में हमने अपने ड्रिल बनाए हुए होते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पर ऐसे कई सारे ऐसे वो हो जाते हैं जहाँ पर कि हमारे बनाए हुए जो ड्रिल्स हैं वो ड्रिल काम नहीं करता है। सो देयर यू हैव टू थिंक अहेड एंड इम्प्रॉम्प्टू आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे हमको आदमपुर जाना पड़ा, देयर वाज अ लॉस ऑफ टाइम, लेकिन रिस्पॉन्स ऑन द सीएमजी वाज सो गुड कि हमको 5 चॉपर मिल गए। हम वहाँ से फिर चॉपर में आए, वी लैंडेड इन द डिफेंस एरिया। वहाँ से फिर हमको क्या कहते हैं ये पंजाब पुलिस। आप अमृतसर में कहाँ लैंड किए सर? डिफेंस एरिया? डिफेंस एरिया इट वाज एक्चुअली राजा सांची इज एडजेसेंट टू द डिफेंस एरिया दिस। सर तो हम क्या कहते हैं वी डिडंट गो टू द एयरपोर्ट इटसेल्फ, वी वेंट टू द डिफेंस लैंड। वहाँ जाकर के हमने 500 को वहाँ क्या कहते हैं उतारा। वहाँ पर हमने फिर सीएमजी को बोला था कि क्या कहते हैं जब हम वहाँ उतरेंगे तो हमारे को वहाँ पर क्या कहते हैं 10 जिप्सी चाहिए, 10 जिप्सी वेरी रेडी। वाह सर। उसमें और वहाँ जाकर के अब जैसे आप लोग तो वहीं थे तो आप लोगों को रिस्पॉन्स भी मालूम है क्या होता है। ये जो हाईजैक ऑपरेशन है उसका जो हाईजैकर है वो किस टाइम पे कैसा रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और वो क्या कर सकता है, उसके मुताबिक आपको क्या कहते हैं अपने पूरे प्लान बनाने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं सर। तो जब तक हम पहुंचे मतलब कि जब ये हाईजैक हुआ उसका जो एटीसी में आया था दैट वाज अराउंड 2:45 और क्या कहते हैं जब तक हम वहाँ अमृतसर पहुँचे इट वाज 5, शाम को 5 बज गए। 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 इसे कुछ हो रहे थे। अंधेरा होने को था, अंधेरा तो नहीं हुआ था मतलब उजाला ही था। तो हमने क्या कहते हैं वो जो जिप्सीज मांगे थे वो 2 रीजन के लिए मांगे थे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द दिस थिंग कमांडोज, सेकेंड खुदा न खास्ता अगर हाईजैकर वो शुरू कर देता है क्या कहते हैं अंदर किसी को मारना या किलिंग शुरू कर देता है तो उस टाइम पे अगर जरूरत पड़े कि हमको स्टॉर्म करना है, दो दैट स्टॉर्मिंग इज नॉट अ गुड दिस थिंग बट करना ही पड़े तो हम क्या कहते हैं उस जिप्सीज को वहाँ पर लेडर लगाने के लिए यूज कर सकते थे। लेडर एज इन अभी तो ड्रिल्स चेंज होंगे तो हम पुराने वाले ड्रिल्स बता सकते हैं सर, अभी के हम लेटेस्ट वाले नहीं बताएंगे बट अच्छा तब सर हम जिप्सीज का इस्तेमाल करके वी वर प्लानिंग काउंटर। यस एक्चुअली उस टाइम जब मैं 52 में आया था उस टाइम पे लेडर यूज नहीं हो रहे थे, मतलब जिप्सीज के ऊपर मोबाइल लेडर नहीं थे सर। ओके तो ये हमने इस ऑपरेशन से थोड़ा पहले वो करना शुरू कर दिया था कि शुड देयर बी सर प्रोएक्टिव मतलब कि अगर करना पड़े तो द बेस्ट वुड बी
रात हो जाए, हम रात को मूवमेंट भी ठीक से कर सकते हैं, तब तक वो थोड़ा सा क्या कहते हैं हाईजैकर भी थोड़ा ढीला सा हो जाता है। तो गेनिंग ऑफ टाइम, दैट वाज दिस थिंग, बट शुड देयर बी रिक्वायरमेंट, पता नहीं चलता है कि किस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सब चीज़ें तैयार थी। सर जब आप अमृतसर एयरपोर्ट पहुँचे जहाँ पर ये जहाज़ मेन रनवे पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ अपडेट हुआ होगा सर इनपुट का कि क्या अभी प्रोग्रेस है या कोई डिमांड वगैरह हाईजैकर की तरफ से? अमृतसर में उस टाइम पे क्या कहते हैं एरोड्रम कमेटी नहीं बैठा था, तब तक बैठा ही नहीं था सर। एरोड्रम कमेटी नहीं बैठा था। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे वर गेटिंग इट फ्रॉम द ATC से मिल रहा था इनको। पंजाब पुलिस मोबिलाइज हो चुका था। सर तब CISF शायद नहीं होगा। नहीं, CISF नहीं पंजाब था। पुलिस के पास पंजाब एयरपोर्ट पुलिस था। थे। राइट सर। तो पंजाब पुलिस में और हमसे हमारे पहुंचने के कोई 10-15 मिनट पहले मिस्टर KPS गिल हु द DG पुलिस पंजाब, तो वो पहुंचे थे वहाँ पर और उन्होंने वहाँ से नेगोशिएशन का काम कर लिया, शुरू कर दिया था। He was at the ATC. ही वॉज नॉट इन द ATC, ही वॉज इन द एरोड्रम ओनली। सर। वो एरोड्रम से ही बात कर रहे थे, तो वो हाईजैकर से बात कर रहे थे सर? हाईजैकर से बात कर रहे थे। सर और हाईजैकर से बात शुरू हो गया था ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से। CMG का? क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में वी हैड, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो एक सीनियर IPS ऑफिसर थे, वो नेगोशिएटर थे, तो वो नेगोशिएट कर रहे थे। जब KPS गिल पहुंचे तो दोनों क्या कहते हैं मिलके नेगोशिएट वो करते रहे, बट मोस्ट ऑफ द दिस थिंग कम्युनिकेशन वाज बिटवीन द हाईजैकर एंड मिस्टर KPS गिल। तो वहाँ पर तो हम गए, KPS गिल से मिले। KPS गिल के साथ में क्या कहते हैं देयर वाज वन SSP और एक SP था। तो हम गए, हमने बोला कि सर आप हमको यहाँ का सिचुएशन बता दीजिए सो दैट वी कैन डिप्लॉय आवर पीपल एंड टेक द नेसेसरी एक्शन फॉर दैट। तो उन्होंने SSP को इशारा किया, बहुत कम बोलते थे वो तो SSP को इशारा किया, SSP ने फिर मेरे को ब्रीफ करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया था कि एयरक्राफ्ट को चारों तरफ से कोई 50 मीटर डिस्टेंस रख करके इन्होंने पूरे क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट को घेर कर रखा हुआ था पंजाब पुलिस कमांडोज ने। तो शायद उनका भी इंटेंशन था कि हम लोग क्या कहते हैं स्टॉर्म करें और हमें भी कुछ हो जाएगा। तो एनीवे बिकॉज वी वे देयर, तो आई रिक्वेस्टेड मिस्टर KPS गिल कि आप इनको तो अभी तुरंत हटा दीजिए, कमांडोज को, आपके कमांडोज को हटा दीजिए यहाँ से। मतलब कि वो जो हाईजैकर है, इफ ही फील थ्रेटन्ड ही मे टेक सम ड्रास्टिक एक्शन दिस थिंग। तो आप, हमने बोला कि उनको हटा दीजिए आप। तो वेरी रिलक्टेंटली दे एग्रीड एंड फिर वो हटा दिया। उसके बाद में फिर हमने अपना नॉर्मल ड्रिल वगैरह शुरू कर दिया। एंड आई थिंक कहने के लिए तो जैसे हम वहाँ पर लैंड हुए अराउंड 5:15 के करीब में, वी वर रेडी टू स्टॉर्म द एयरक्राफ्ट। वो तो हम कर सकते थे, पर उसमें कैजुअलिटी ज़्यादा होने के खतरे होते हैं। तो वी वांटेड टू बाई सम टाइम, ताकि अंधेरा हो जाए फिर हम क्या कहते हैं उस ऑपरेशन को और अच्छा अंजाम दे सकते हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइके ऑफ दैट हाईजैकर। तो इनिशियली ही वाज क्वाइट एजिटेटेड दैट हाईजैकर। सर इफ आई में इस समय मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अभी तक क्या आपका इंटेलिजेंस पिक्चर क्लियर हो गया था कि 5 हाईजैकर हैं, कि अभी तक आपको पता चल गया था कि कितने हैं या वेपन्स वगैरह कुछ? अभी तक आप अगर विजुअलाइज करें कि उस समय आप जब आप गए तो आपके दिमाग में कैसे चल रहा था सर ये? हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे दिमाग में 5 हाईजैकर थे, बिकॉज नोबडी कुड गिव अस द करेक्ट पिक्चर टिल दैट टाइम। इवन जब आपका इंटरेक्शन श्री KPS गिल से हुआ था उस टाइम पे भी ये लोग श्योर नहीं थे, तो दे वर सेइंग 4, 5 Okay, okay. मतलब थिंग्स वर नॉट एट ऑल क्लियर कि उसके अंदर कितने लोग हैं, बिकॉज दे कुड नॉट सी इनसाइड द एयरक्राफ्ट। यस सर। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो फर्स्ट थिंग दैट वी डू, एज यू नो, हम अपने स्नाइपर डिप्लॉय करते हैं। तो जब हमने स्नाइपर्स से उनका क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया, तो our snipers could detect 2 chests moving inside the aircraft. The rest of the people, they were all sitting, पैसेंजर वगैरह। तो 2 बंदे थे जो आगे पीछे घूमते थे। सो हमने ये अनुमान लगाया उस टाइम पे कि हाईजैकर सिर्फ 2 ही है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर वो खुलना शुरू हुआ कि इसके साथ में 2 बंदे आए थे एयरपोर्ट तक। इसको इन्होंने क्या कहते हैं प्लास्टर में, इसने प्लास्टर लगा रखा था पैर में, इसको वहाँ छोड़ दिया और वो 2 चले गए। सो
वो बच गए, 3 बच गए फिर उसमें से। सर इसको दोबारा एक बार नहीं, समझाइए। yeah. ये जब ये हाईजैकर जब इसने बोर्ड किया था तो ये प्लास्टर लगा करके आया था और इसके साथ 2 एक्कम्पनी कर रहे थे इसको। कर रहे थे। सो इनकी आप बात कर रहे हैं, मतलब दैट सस्पेक्ट वाज इन दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से जब बोर्ड हुआ था। जब तो ये जब तब तक भी हमको क्लियर नहीं था कि ये वही बंदा है जो प्लास्टर लगाया गया था। धीरे धीरे यहाँ से क्या कहते हैं दिल्ली से इंफॉर्मेशन आना शुरू हुआ कि यहाँ पर 3 बंदे आए थे, एक प्लास्टर में था, दोनों पैर में प्लास्टर लगे हुए थे इसके। सर उस समय सीसीटीवी कैमराज वगैरह क्या कैसे होते थे सर? क्या कैमराज देख करके वीडियो कुछ था जो ये आइडेंटिफाई किया था कि प्लास्टर वाला? आई एम जस्ट ट्राइंग टू नहीं, अंडरस्टैंड। उस टाइम पे सीसीटीवी वगैरह नहीं थे सर उस टाइम पे क्या था कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले थे जिन्होंने इसको अंदर भेजा, तो दे डाइवर्स कि 3 आदमी आए तो थे, एक प्लास्टर में था, 2 आदमी उसको लेकर के आए थे, उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया। और क्या कहते हैं ये सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने भी हेल्प किया इसको कि क्या कहते हैं बेचारा टांग तोड़वा के आया कुछ है, तो इसको इन्होंने अंदर कर दिया। सो दैट्स हाउ दिस चैप हैड कम। बट ये बंदा अभी आइडेंटिफाई कैसे हो गया था कि ही इज द हाईजैकर? अभी तक तो ये नहीं रिलेट हो रहा था कि किस चीज में? बिकॉज दिस गाय जिसकी आप बात हाँ। कर रहे हैं ही इज द मेन हाईजैकर। ही इज द मेन हाईजैकर। बट अभी जस्ट बिकॉज ही केम इन व्हील चेयर तो ऐसे सस्पेक्ट हो रहा था कि नहीं, सस्पिशन चल रहा वहां से बाय दैट टाइम सर। इसने क्या किया, मतलब कि नाउ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द दिस थिंग, ये एयरक्राफ्ट से भी, कि ये जब अंदर घुसा तो ही टुक अ सीट नेक्स्ट टू द बाथरूम। बोला कि मेरे क्या कहते हैं पैर टूटे हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू बी नेक्स्ट टू द टॉयलेट एंड थिंग लाइक दैट, शुड देयर बी रिक्वायरमेंट, मैं जा सकूँ। तो जब ये क्या कहते हैं जब हाईजैकिंग हुआ उससे पहले ये बाथरूम गया, उसने अपने प्लास्टर खोल दिए। प्लास्टर खोलने के बाद में उसके अंदर से 2 पिस्टल निकाले और 2-3 क्या कहते हैं वो ग्रेनेड थे, वो निकाल के फिर वो वहाँ से बाहर आया। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वी वर गेटिंग फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ATC से। सो कोई एयरक्राफ्ट के अंदर से अभी कम्युनिकेट कर रहा था सर? कर रहा था, जो कर रहा था, तो उसको क्या कहते हैं मे बी, दैट इज माई एजम्पशन नाउ, दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन हैड कम फ्रॉम दिल्ली। तो कोई था जिसने उसको पहचान लिया कि एक बंदा प्लास्टर लगा के गया था, उसने प्लास्टर खोला और वो आ गया। सो दैट वाज इंफॉर्मेशन। और इनिशियल दिस थिंग जब हमारे स्नाइपर्स ने देखना शुरू किया तो उस टाइम पे क्या कहते हैं दे कुड डिटेक्ट 2 चैप्स, एक क्या कहते हैं आगे था और एक पीछे था टेल की तरफ में। टेल वाला थोड़ा थोड़ा चलता था, आगे वाला जो था ही यूज्ड टू गो इनसाइड द दिस थिंग कॉकपिट में जाकर के वो बात करता था केपीएस वगैरह से। सो वी अज्यूम दैट ही इज द मेन वन एंड द सेकंड वन वाज हिज एसोसिएट तब तक। तो दैट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट। फिर हमने केपीएस से रिक्वेस्ट किया कि सर हम ऑपरेशन रात को करना चाहेंगे, तो आप इसको जितना डिले करा सकते हो कराते रहो। तो इसने क्या कहते हैं हाईजैकर से बात किया, बोला कि देखो मैं केपीएस गिल डीजी पुलिस पंजाब बोल रहा हूँ। तो उधर से वो बोलता है कि अच्छा अगर तुम केपीएस गिल है डीजी है तो मैं भी जनरल मूसा हूँ। तो बोला कि क्या कहते हैं अच्छा वो बात हुआ। बोला वो बात वो नहीं है, बात सिर्फ ये है कि क्या कहते हैं आपने इसको हाईजैक कर लिया, आपके डिमांड्स क्या हैं? तो उसने बोला मेरे कोई डिमांड नहीं है, मेरे को सिर्फ फ्यूल आप इसमें भर दो और मेरे को काबुल क्या कहते हैं जाने दो, मेरे को काबुल जाना है, मेरा डिमांड सिर्फ यही है। तो बाकी डिमांड मैं जाके काबुल में जाकर के बताऊंगा। तो दैट वाज द काइंड ऑफ दिस थिंग कन्वर्सेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। बीच में फिर क्या कहते हैं ये चलता रहा। बाय अबाउट 7 वी वर डिप्लॉयड आउटसाइड, 7 in the evening। तब हल्का हल्का क्या कहते हैं अंधेरा होना शुरू कर दिया। तो नाउ आई एम कमिंग टू द एक्चुअल दिस थिंग दैट वाज हैपनिंग इन द एयरपोर्ट, इन अमृतसर एयरपोर्ट और इनसाइड द एयरक्राफ्ट। वहाँ पर जैसे ही वो अंधेरा शुरू हो गया तो दिस चैप ही सेड कि मेरे को मालूम है आप क्या कहते हैं मेरे को डिले करने की सोच रहे हो ताकि क्या कहते हैं वो दिल्ली से आपके कमांडोज आ जाए, ब्लैक कैट आ जाए। तो दैट ही न्यू कि ब्लैक कैट विल कम, दैट ही वाज श्योर। अच्छा उसने बोला फिर मैं भी क्या कहते हैं इनको तो छोड़ूंगा नहीं। देन ही फायर्ड 1 बुलेट,
उसने क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में होल्ड कर दिया, जस्ट टू शो। कहाँ, कॉकपिट में? नहीं कॉकपिट में नहीं, उस साइड में नंबर 1 एंट्री जो है, यस यस, जो मेन डोर्स है, Yes. उसके साइड में उसने फायर करके उसमें छेद कर दिया। ही जस्ट वांटेड टू शो कि I mean business. आई मीन बिजनेस, ये फेक फूक नहीं है। यस, तो क्योंकि उससे पहले कई सारे फेक वाला जो फेक आप आए कहते थे, हाँ, कोई आटे का वो ले जा रहा था, कोई लड्डू लेकर कोई के लड्डू बनारस लेकर वाला बनारस उसने था। हाईजैक कर दिया था। So that was the kind of thing that was happening. तो ये होने के बाद में जब अंधेरा शुरू हो गया, then we thought that we should go under the belly of the aircraft. जो हमारे जो 7 उसमें 737 में 7 एंट्रीज होते हैं, तो 7 के लिए हम लोग तैयार थे। तो we started putting boys inside the under the belly of the aircraft. तो ये क्या कहते हैं, जैसे अब ये जो क्या कहते हैं हाईजैकर था, ही मस्ट बी हैविंग सम टेक्निकल नॉलेज अबाउट द एयरक्राफ्ट। तो उसने क्या करना शुरू किया कि एयरक्राफ्ट के चारों तरफ जितने भी लाइट थे वो जलाता था, ऑफ कर देता था, जलाता था, ऑफ कर देता था। कभी इधर का करेगा, कभी इधर का करेगा, कभी इधर का करेगा, मतलब कि सर दिस सही, सो दैट एक तो हमारा क्या कहते हैं मूवमेंट अगर हो रहा है Yes, तो वो डिले हो जाए Yes. या ना हो पाए। तो ही वाज ट्राइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें क्या कहते हैं ऐसे हरकतों से वी टूक अबाउट 1.5 hours टू पुट 7 hits अंडर द बेली ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो कहने का मतलब तकरीबन 8-1 बजे तक, Sir. 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग वी वर अंडर द बेली ऑफ द सेट हो गए, हम सेट हो गए। सर। तो उसके बाद में फिर इनका नेगोशिएशन चलता रहा, ये फ्यूल मांगता रहा। देन केपीएस गिल ही सेड कि देखो अभी तो इतना ये 1 बजे से बैठे हुए हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, अभी 8-9 घंटे हो गए हैं, तो वहाँ तो क्या कहते हैं औरतें हैं, बच्चे हैं, वो तो भूखे प्यासे हैं, हाँ उनको पानी पिला दो। बोला नहीं कुछ नहीं पिलाना। बोला नहीं ये मर जाएंगे। तो बोला वहाँ कश्मीर में तो हज़ारों बच्चे मर रहे हैं, हाँ उसकी तो फिक्र है नहीं आप लोगों को, यहाँ पर 10-15 मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बट सब्सिक्वेंटली ही रिलेंटेड। तो उसने क्या किया, जैसे सपोज कपल बैठे हैं तो लेडी को अंदर रखा, उसके क्या कहते हैं हस्बैंड हो या कोई वो हो, उनको बाहर जाने दिया, वो पानी लेकर के अंदर आ गए। वो बताया ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपने। अच्छा, पानी लेने मतलब जो वो एयर होस्टेसेस के पास में जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली होती है, वहाँ से वो लेके आएगा अच्छा, वो अच्छा। पानी। तो वहाँ से इन्होंने पानी वानी लाया पिलाया। तो इनका वो क्या कहते हैं नेगोशिएशन चलता रहा। सर। तो अराउंड मिडनाइट 12 बजने को कोई 5-6 मिनट रह गए होंगे, जो हमारा वायरलेस सेट थे दे वर इन कम्युनिकेशन विद दिल्ली ऑल्सो। सर। अमृतसर से दिल्ली तक हमारा अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा था, और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के पास में भी एक उनके पास रेडियो सेट था। तो वहाँ से मेरे पास में एक कॉल आया मिडनाइट के करीबन कि तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव, उनका कॉल आपके लिए आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने बोला कि ठीक है बात करते हैं। तो वहाँ से क्या कहते हैं नरसिम्हा राव जी ने बोला कि कर्नल साहब क्या आप श्योर हैं कि आप अंदर क्या कहते हैं डोर खोल के अंदर जा सकते हो? तो मैंने बोला सर हम ये तो प्रैक्टिस ही करते थे, रोज प्रैक्टिस करते हैं। 7 एंट्रीज है, 7 में से अगर हम 5 भी घुसा देंगे तो हमारे लिए बहुत है। तो वो पूरा क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट कवर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर थोड़ी देर चुपचाप रहे, फिर बोला कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे फिर बात करना चाहते हैं। तो देन आई स्पोक टू मिस्टर नरसिम्हा राव। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कर्नल साहब क्या आप ये गारंटी से बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं कोई कैजुअलिटी नहीं होगा पैसेंजर्स का? मैंने बोला सर वो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने हमारा काम है इसको एंट्री करना और कम से कम कैजुअलिटीज़ करना। हमारा टारगेट सिर्फ क्या कहते हैं वो है ये हाईजैकर है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या कहते हैं इसको न्यूट्रलाइज कर दें, और बाकी क्या कहते हैं पैसेंजर्स को कुछ नहीं हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। जब गोलियां चलेंगी Yes, तो हाँ वो पता नहीं चलता है। Yes. मैंने बोला उसके पास में 2 पिस्टल है, ग्रेनेड है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो एक ग्रेनेड फेंक देगा यस, तो वो तो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उनको हमने कोई गारंटी वारंटी नहीं दिया। फिर थोड़ी देर रहे तो
उसके बाद KPS गिल का वो आया, कॉल आया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने NSG को गो हेड का वो दे दिया है। This was about 1 o'clock? दैट वाज नहीं, नॉट 1 o'clock, इट वाज अराउंड 12 ओनली, 12 बजे के 12 बजे के 12 साढ़े 12 के बीच का टाइम हुआ। तो बोला कि NSG कैन नाउ गो इन। अब वो जो बॉल था वो मेरे कोर्ट में आ गया। तब तक तो लग नहीं रहा था कि, तो पूरा ड्रिल जैसा लग रहा था कि हमने अपना ड्रिल जैसे यहाँ पर वो जो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसी प्रकार से चल रहा था हमारा सब कुछ। और सडनली जब उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ब्लैक कैट कैन गो इनसाइड, तब आंखें फिर से खुली। अब सच है। सर ये बताइए, उस समय तक मिलिटेंट्स कितने हैं या हाईजैकर्स कितने हैं, क्लियर नहीं, उस टाइम भी क्लियर नहीं था। अभी क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर दो, बस वो दो बंदे हैं। बस दो बंदे थे। पीछे वाला वो भी क्या कहते हैं, एक हमारा ये जो स्नाइपर वाला ड्रिल है वो बहुत ही कारगर है। तो वो एक रनिंग कमेंट्री देते रहते हैं कि वो आगे वाला उधर चला गया, एल नंबर 1 के पास में चला गया, कॉकपिट में जा रहा है, निकल रहा है, पीछे वाला चलता है थोड़ा सा, पीछे वाले के हाथ में कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मतलब कि Idea was clear. एजम्पशन वाज कि एक तो पक्का पिस्टल लेके चल रहा है, ही इज आर्म्ड। जो पीछे वाला है, ही डजंट सीम टू बी आर्म्ड बट ही इज मूविंग अराउंड। तो उस तरीके से था। बट वी और दैट वी व्हेन वी जैसे टू ऑन द टास्क, दैट टाइम वी वेंट इन फॉर 2 ऑफ देम। तो अब जब मेरे पास में क्या कहते हैं मेरे कोर्ट में बॉल आ गया, तो मैंने सोचना शुरू किया, फिर मैं और अलर्ट हो गया। उस टाइम पे क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि अपॉर्चुन टाइम कब है, कब हमने इसको क्या कहते हैं न्यूट्रलाइज करना है। मोस्ट important part is this. Yes. It is very critical, and the decision of the task force commander is very very dangerous. उसने किया ठीक जगह में किया। लेट्स से वो आगे जा करके मुड़ जाता है, उसका मुंह उसी तरफ है जहां हमारा एंट्री हो रहा है, तो ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू न्यूट्रलाइज आवर चैप। तो मैं वही देखता रहा कि इसका मूवमेंट क्या हो रहा है। देन सब कमांडो जो भी वहाँ से एंट्री करना है, दे आर विजुअलाइजिंग। ये हमारे ट्रेनिंग में काफ़ी करीबी से हमको उनको सिखाते हैं कि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने दिमाग के अंदर एक नक्शा बनाते रहो कि वो कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ही इज बिल्डिंग अप दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन इन टू हिज माइंड कि अभी वो एल उधर से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं वो हो रहा है कि वो उधर जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो जैसे ही ये स्नाइपर ने ये कमेंट्री दिया या हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि वो शायद वो घूम भी सकता है, वो शायद कॉकपिट की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही ये बोला तो मैंने बोला यही टाइम है। अब उसका मुंह है कॉकपिट की तरफ, दैट मीन्स ही इज अवे फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, उसका बैक की तरफ है। तो मैंने बोला ये चांस ले सकता हूं मैं। तो दैट इज द टाइम आई गेव द ऑर्डर, स्टैंड बाय गो। और वहां पर जाकर के जैसे ही हमारी एंट्रीज हुई, वी ओपन ऑल द 7 doors, 7 एंट्रीज हो गई। उसके अंदर से जो सामने वाला था, वो पीछे वाला जो घूम रहा था वो बैठ गया, वो खड़ा नहीं था। तो वो क्या कहते हैं कमांडो को पता नहीं चला कि कौन घूम रहा था, कौन सा वाला है, तो वो बच गया। ये जो था ये कॉकपिट के अंदर जा रहा था, तो एक हाथ से कॉकपिट खोल रहा था, कॉकपिट का डोर, और अंदर घुसने वाला था। तो जो हमारा नंबर 1 था उसने उसको पीछे से उसके गले में पकड़ लिया। नाउ ही वाज हाफ इनसाइड द कॉकपिट एंड हाफ आउटसाइड द कॉकपिट। जैसे ही उसने पकड़ा, उसको टर्न कराया, नंबर 2 वेंट इन, और क्या कहते हैं वो साइलेंसर उससे पिस्टल से उसके क्या कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज फोरहेड में मार दे, वो मर गया। बिकॉज़ ही हैड, उसके पास पिस्टल्स थे, ग्रेनेड थे। यस, तो लकीली उसने क्या कहते हैं ग्रेनेड को अनपिन नहीं किया था। यस, अगर वो होता तो शायद वो भी उड़ जाता उसमें से। तो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग। और ये ऑपरेशन हमने जब स्टैंड बाय गो बोला, उसके 3 मिनट में हमने उसको करके बाहर निकाला कर दिया सर। एंड वो दूसरा वाला मिला सर? दूसरा वाला लेटर ऑन इट टर्न आउट कि उसने इसको डरा करके, ही वाज आल्सो कश्मीरी, उसको डरा करके उसको क्या कहते हैं वो अपना काम कराता था कि तू ऐसे घूमता रहे, देखता रहे, कोई कुछ तो नहीं करेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग, मूवमेंट करा रहा था। तो ही वाज नॉट एक्चुअली हाईजैकर, ही वाज जस्ट हिज वही
एयरक्राफ्ट के अंदर उसका Passenger था। एसोसिएट बनाया था Yes. तो यू आर टेकिंग एडवांटेज। सर तो फाइनली जो इंटेलिजेंस पिक्चर इसका हुआ सर, ये बंदा कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था और ये हिजबुल मुजाहिदीन का था। तो इसका नाम बाद में क्या कहते हैं, ये इनिशियली Sir. ही वाज आइडेंटिफाइड एज सलाउद्दीन, पर बाद में इसका नाम शायद मोहम्मद समथिंग निकला उसमें से। तो और कुछ उसके डिमांड्स वगैरह कुछ बाद में की क्या नहीं, था? कुछ demand नहीं था। कम आउट। व्हाट वी थॉट दैट ये पहले काबुल ले जाएगा, काबुल ले जाने के बाद में तब ये फिर अपनी डिमांड रखेगा, बिकॉज द होस्टेज आर देयर, यस यस 147 पीपल वर देयर इंक्लूडिंग द क्रू। तो 147 लोगों को अगर वो ले जाता है तो वहाँ तो फिर ही कैन डिमांड एनीथिंग वंस ही रीचेज द। सर एक बार ये बताइए सर कि इस पूरे ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती थी सर? इट्स अ वेरी, मैं मानता हूँ सर जो काउंटर हाईजैक है सबसे डेलिकेट ऑपरेशंस में से है सर, क्योंकि जैसे आपने ही बताया सर कि एक ग्रेनेड अगर फट जाता फ्यूल टैंक के ऊपर एट द रॉन्ग प्लेस, द एंटायर एयरक्राफ्ट कुड हैव गॉन अप। हुए हैं ऐसे इंसिडेंट्स? हुए हैं। यस, द इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस के साथ में। तो और कुछ आपको विजुअलाइज होता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में ऐसा भी हो सकता था, ये गड़बड़ हो सकता था? इस ऑपरेशन में हम लोग जब यहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो वी विजुलाइज, वी ट्राई एंड विजुलाइज ऑल द सिचुएशन दैट टेक्स प्लेस एंड ट्रेन ईच पर्सन। एवरीथिंग। उसको वही चीज़ सिखाते हैं जितना उसने सीखना है। अब इसमें इन द लाइटर वे हमारे साथ में एनएसजी रेप करके एक हमारे एनएसजी हेडक्वार्टर से वन सीनियर ऑफिसर, ही हैड एक्कम्पनीड अस। तो जब हम पालम पहुंचे तो वो ही हैड नो क्लू अबाउट आवर ऑपरेशन। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, सीबी आई वुड लाइक टू एड्रेस द बॉयज़। मैंने बोला करो सर। तो उन्होंने टिपिकल इन्फेंट्री वाला वो शुरू कर दिया, ब्रीफिंग शुरू कर दिया, मॉरल लेक्चर कि देखो बच्चों आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। तो मैंने बोला अब उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं कि जो क्या कहते हैं हमारे कमांडोज हैं जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसका दिमाग हाँ। उसी चीज में फोकस है जो उसने करना है। अब उसको आप एक्स्ट्रा जोश देने के लिए वो तो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। Yes. तो देन आई टोल्ड हिम, मैंने बोला कि सर ऐसा है, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो एंड सिट इनसाइड द एयरक्राफ्ट। परीक्षा की घड़ी निकल परीक्षा घड़ी निकल जाएगा। तो वी हैव टू कीप दीज पीपल टोटली आउट ऑफ स्ट्रेस। तो मैं वहाँ अमृतसर तक पहुँचते तक मैं सिर्फ ये बोलता रहा कि ऐसा है, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस किया है वही करना है। Yes. जो चीज़ हम पालम एयरपोर्ट में करते थे, कर रहे हैं, या दूसरे एयरपोर्ट में भी हमने किया हुआ है, आपने वही करना है, कोई नया चीज़ नहीं है। आप सिर्फ ये सोचो कि क्या कहते हैं आप एक और कदम आगे जा रहे हो, बस इतना है, करना वही है जो सीखा है। और साथ में ये भी है कि एक बार जब मैं बोलूँगा स्टैंड बाय गो, फिर मेरे हाथ से निकल गए ये सब, नथिंग कैन कम बैक फ्रॉम Yes. देयर। आई कैनॉट ऑर्डर देम टू कम बैक, ऑपरेशन रोको, कुछ नहीं हो सकता है, वो गए। अब तो उसमें क्या कहते हैं टास्क फोर्स कमांडर का वो क्रिटिकल डिसीजन जो है वो बहुत मायने रखता है इसमें। तीसरा चीज उसमें जो क्या कहते हैं ये द साइके ऑफ द टेररिस्ट, जो कराची में एक बार हुआ था एयर इंडिया का हाईजैक जैसे, यस, जिसमें वी लॉस्ट अबाउट 50 ऑड पीपल, जैसे 50 से ज़्यादा ही थे, 50 प्लस। तो उस एयरक्राफ्ट में उसमें क्या हो गया था कि द स्नाइपर हुआ सिटिंग नेक्स्ट टू द ATC, उसने गोली चला दिया। जैसे उसने गोली चलाया तो वो जो सामने का जो वो होता है क्या कहते हैं दैट ग्लास इज देयर, उसमें लगा वो क्रैक हो गया, फूटा नहीं, तो गोली अंदर तो गया नहीं, बट इनसाइड द हाईजैकर्स गॉट पैनिक। उन्होंने फिर अंदर फायर करना शुरू कर दिया। तो उसमें हमारे काफ़ी सारे कैजुअलिटीज हो गए थे। तो नेगोशिएटर एंड देयर हैज़ टू बी अ टोटल सिंक बिटवीन द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, द नेगोशिएटर एंड द टास्क फोर्स। ये तीन में तालमेल बहुत जरूरी है। इफ़ दे अंडरस्टैंड योर ऑपरेशन, या हमारा जो बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है CMG में, उसको मालूम है कि अब ये काम करना है, अब ये होगा, अब ये होगा, तो वो क्या कहते हैं ही कैन कीप ऑन गाइडिंग देम कि हमको टाइम चाहिए, हमको ये चाहिए, हम आदमी अंदर भेजना चाहते हैं,
तो हमको कहते किसी बहाने से आदमी भेजने दो, कोई बीमार, तो सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर. तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन between the success and the failure in this operation. Anything can happen. Nobody can guarantee anything. हम ये नहीं बोल सकते हम कर देंगे. Training is one thing which came handy, and हमारे जो कमांडोज थे they were perfect, so to say, and inshallah everything went off as a just saying क्लॉकवर्क सर. बिल्कुल क्लॉकवर्क जैसा चला उसमें से. सर ये जो आपने बताया कि स्टैंड बाई एंड गो के बाद 3 मिनट में ऑपरेशन ख़त्म हो गया, एंड उससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी से बात करी, तो जब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ, जैसे मेरे को पता लगा सर कि शायद प्रधानमंत्री जी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया, इतनी जल्दी ख़त्म ही हो गया. तो उसके बाद कोई कमेंट आया सर आपके पास? उसमें ऐसा था कि शायद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में एक्सेप्ट द आईजी नोबडी न्यू द ऑपरेशन, और किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि 3 मिनट में ये मार के निकाल देंगे बाहर. तो उसके बाद में काफ़ी सारे रिएक्शंस आते रहे. तो सबसे पहला तो ये था कि नरसिम्हा राव जी ने ये बोला कि मैंने तो अभी बोला था इनको जाओ, और इन्होंने तो मार के भी निकाल दिया, तो ये तो कमांडो ने शायद पहले मारा होगा. पहले मारा होगा. तो देन जब हम लोग आए वापस ऑपरेशन करने के बाद में, तब हमको ये बोला गया कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आपको वो नहीं हुआ है, विश्वास नहीं है कि आप लोगों ने इतना जल्दी ऑपरेशन कर दिया है. और पार्लियामेंट में भी वही क्वेश्चन उठते रहे. तो हमने बोला कि बहुत दिन से 52 ऐसे जी खाली पड़ी थी. तो उन्होंने हाईजैक करा इनको मारने के लिए. आपने बोला नहीं सर कि एक बार डेमो देके दिखाते हैं फिर से? नहीं, उसके बाद में हमने क्या किया, क्या कहते हैं, वी रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर कि आप हमारा एक मॉक ड्रिल दिखिए. करेक्ट सर. We'll recreate the situation for you. Exactly what happened, what was happening in अमृतसर. तो हमने पालम में उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन वो तैयार किया. पूरा क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट का रूटीन, उसके अंदर एयर होस्टेसेस, द कैप्टन, एवरीबडी वाज देयर. प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ड्रेसिंग एसोसिएट्स जितने भी थे वो आए. तो हमने बोला हम आपको ड्रिल नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दैट इज सपोज्ड टू बी आवर सीक्रेट. विल नॉट शो यू दैट ड्रिल. पर आप लोग इसी टाइम पे ऑपरेशन हो रहा था, तो हमने कोई 10 बजे के करीब रखा था, 10 साढ़े 10 अंधेरा हो चुका था. तो हमने बोला कि आप लोग अपने पोर्ट होल से बाहर देखिए, अगर कहीं भी मेरा एक कमांडो क्या कहते हैं दिख गया आपको हरकत करते हुए, या आपको पता लग गया कि आ गए हैं, तो माई दिस थिंग ऑपरेशन फेल्ड. प्राइम मिनिस्टर वाज दिस. प्राइम मिनिस्टर वाज देयर. तो हमने बोला कि आप ये मान के चलो कि मतलब कि फिर हमारा ऑपरेशन फेल हो गया. तो इनको हमने बिठा दिया, पूरा वो रिक्रिएट किया, सीन रिक्रिएट किया, वो सेम ऑल ड्रिल्स ऑफ द एयर दिस थिंग क्रू. तो मैंने बोला कि सर कोई पता चला? बोला नहीं. आप पीएम के साथ बैठे थे? मैं पीएम के साथ नहीं. अच्छा. मैंने बोला अच्छा नाउ यू वेट एंड सी कि कितनी जल्दी दरवाज़ा खुलता है, कितने जल्दी हमारे कमांडो जाते हैं, कितना जल्दी वो हाईजैकर को न्यूट्रलाइज करता है. तो ऐसे स्टैंड बाय गो. जैसे ही गो बोला, हमारे लड़के तो लेटर में लगे होते हैं. जैसे ही गो बोला, वो सबके सब के अंदर 7 दरवाजे खोल दिए, सबके सब अंदर. और मतलब कि दैट वाज द ड्रिल, दिस थिंग दैट वी शोड हिम. सर वी आर डन, प्लीज लेट्स गो. तो ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट. एंड फिर द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट, हम लोग क्या कहते हैं वही कोई 3:30 बजे के हम लोग उड़े थे. उसके बाद में नेक्स्ट डे रात को मिडनाइट को उसको मार दिया. देन अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द डॉन हम लोग वापस आ गए. देन आई वॉज रेस्टिंग इन माई दिस थिंग, आई वॉज स्टेइंग इन बसंत कुंज दैट टाइम. तो मैं वहाँ था, तो नेबर्स आए, देयर कपल ऑफ नेबर्स, दे नॉक्ड एट दिस थिंग. माई वाइफ शी वेंट एंड अटेंडेड देम. वो बोला कि कुछ लोग आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं. कौन है? नेबर ही है. तो what touched me was their sincere respect for the group. तो उनका जो मुखिया टाइप था, जो द सेक्रेटरी और समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, बट यू एंड योर बॉयज आर द वन हु मेक द कंट्री प्राउड. Sure. Yes. So that was the kind of a thing, and that's how the operation went off.
Amazing, sir. We're so proud of you, sir. We're so proud of Thank the you unit. so much. मुझे तो बहुत खुशी है सर कि I've been part of this Absolutely. unit, sir. सर आपका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब आप रेजिमेंटल सेंटर में थे एंड जब उस समय माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनका असैसिनेशन हुआ था, उस समय की ये घटना है। मेरा ये मानना है कि जो SOPs होते हैं, जो ड्रिल्स वगैरह हम प्रैक्टिस करते हैं, वो शायद हमको किसी एक चीज़ में फोकस होने के लिए कर देता है, पर सिचुएशन उस तरीके से नहीं चलते हैं जैसा हम सोचते हैं। और यही चीज़ उसमें क्या कहते हैं, ये मदद करते हैं, आपके SOPs वगैरह ड्रिल वगैरह मदद करते हैं आपको काम करने में। और दूसरा है कि जैसे आर्मी के अंदर कई चीज़ें हैं जो हम क्या कहते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है उसी को लेकर के चलते हैं, हम उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते हैं। तो अगर हम उन्हीं चीज़ों को अपने मदद के लिए काम में लाएं तो शायद अच्छा होगा, और पर उससे हट के भी आपको काम करना पड़ेगा, तो वो भी आपने करना होता है। जैसे हम लोग हाईजैकिंग का बात कर रहे थे, इसमें कितने ही सिचुएशन होंगे जो आपके बरखिलाफ जाएंगे, कितने ही सिचुएशन होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, या आप जो कर रहे थे उसमें वो होगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे हर एक उसको को भी क्या कहते हैं, सोल्जर है, ऑफिसर है, या कोई भी कमांडो है, उसको अपने लिहाज से, अपने सीखे हुए तरीके से करते हुए भी उसे हट के करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं, मैं जब रेजिमेंटल सेंटर अपने लखनऊ में 11 GR का रेजिमेंटल सेंटर है, वहाँ पोस्टेड था और मैं एडजुटेंट की ड्यूटी निभा रहा था वहाँ पर। तो ये वाक़या है, अगर मैं ठीक से दिन याद कर रहा हूँ तो 31 अक्टूबर 1984 का होगा। उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन होने के बाद में ये जो उत्तर भारत है, वहाँ तो बहुत दंगे फसाद होने शुरू हो गए थे। Yes. देयर वाज ए टोटल टर्मोइल इन दिस कंट्री। Very sad. तो उस समय में ये 1 तारीख को, 1 नवंबर को एक अफवाह उड़ा या एक्चुअल था वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर लखनऊ में ये बात फैल गया कि क्या कहते हैं, जो पंजाब से ट्रेन आ रही है उसमें मतलब कई हज़ार लोग उसमें क्या कहते हैं, हिंदू जो थे उनको मार दिया गया है, और उनकी जो है क्या डेड बॉडीज़ हैं वो उस ट्रेन में भर के आ रही है। तो वहाँ लखनऊ में भी वो आगजनी शुरू हो गया, और वहाँ पर सब लोग रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ कोई दूसरे कम्युनिटी का कोई दिख जाए उसको ये ख़त्म कर दें। हुआ भी ऐसा ही, पर कई सारे लोग वहाँ जा नहीं पाए, तो वापस अपने उसमें जा रहे थे। तो तकरीबन 2 बजे होंगे दोपहर के, तो उस समय एक हमारा जो सेंट्री था, वो सेंट्री ने आके बताया कि क्या कहते हैं, सीतापुर की साइड से कोई 10-1 गाड़ियाँ आई हैं, उसके जो ड्राइवर और खलासीज हैं वो सिख कम्युनिटी के हैं, तो शायद यहाँ गड़बड़ हो सकता है। और उनको क्या कहते हैं, बगल के जो गांव था वो काफ़ी नोटोरियस गांव है, तो वहाँ के लोग कुछ हथियार लेकर के, तलवार, फरसे, ऐसे सामान, जिसको कुछ नहीं मिला वो डंडा लेके आ गया, तो विद द इंटेंशन कि इनको हमने ख़त्म करना है। तो उस प्रकार से इन्होंने वो क्या कहते हैं, जो ड्राइवर और क्लासेस थे उनको घेर के बैठे हुए हैं। उसने इतना ये लोग कहीं और जा रहे थे और ये सिविल ट्रक्स थे नहीं, और जब गुजर रहे थे थे उसमें जब हमने बाद में पूछा इनसे कि तुम यहाँ कैसे पार्क किया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हम सीतापुर से आ रहे थे, तो रास्ते में काफ़ी गड़बड़ हो रहा था, तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि हम कहाँ सेफ रह सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि लखनऊ में आप जाओ, लखनऊ में कैंटोनमेंट है, आप कैंटोनमेंट में बैठ जाओ, तो वहाँ आप कैंटोनमेंट में जाओगे तो कुछ नहीं करेंगे लोग। तो उस प्रकार से ये लोग आए हुए थे। तो ये जो क्या कहते हैं, वहाँ पर तो जैसे इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, तो मैंने अपना स्कूटर उठाया, मैंने बोला पहले जाके देख लेता हूँ, हमारे बगल में है तो कुछ ना कुछ तो हो गए। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई क्या कहते हैं 300-400 लोगों ने इनको, उसमें ये 21-22 लोग थे, सिख लोग थे, उनको घेर करके ये खड़े थे,
और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये उनको देख रहे थे, उनके चेहरे पे जो डर था वो डर मैंने आज तक कभी किसी के चेहरे पे देखा नहीं। उन्होंने शायद ये सोचा था कि हम ये लोग हमको ख़त्म कर देंगे। उनको पूरा यकीन ही था ये तो, क्योंकि किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में हो रहा है, बाकी जगह भी चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी गड़बड़ होने वाला है यहाँ। Yes. और वो भी हमारे जो सेंटर है उसके बाहर ही है। तो और आप अकेले थे सर? मैं अकेला गया था, मैं सिर्फ सिचुएशन देखने गया था क्या Yes. हो रहा है। तो मैंने क्या कहते हैं वहाँ से एक सिग्नल सेंटर का छोटा सा डिटैचमेंट था, तो वहाँ जा कर के मैंने अपने कमांडेंट को रिंग किया कि सर यहाँ पर तो क्या कहते हैं ऐसे ये सिचुएशन ये है, ये तो टच एंड गो वाला चीज़ हो रहा है कि वो एक आदमी बोलेगा कि मारो तो ये मारना शुरू कर सब देंगे, खत्म कर देंगे। खत्म हो जाएगा, मतलब ये सच सिचुएशन। तो देन ही टोल्ड मी कमांडेंट कि मैंने वो क्या कहते हैं डिप्टी कमांडेंट को बोला हुआ है कि क्या कहते हैं कुछ बंदे ले जा करके उनको ही ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, somebody told him also जैसे। तो बोला कि क्या कहते हैं उसमें मैंने बोला सर इतना समय तो है ही नहीं कि आप QRT जमा करो, QRT क्यों ले करके आओ, ये तो टच एंड गो वाला चीज़ हो रहा है, ये तो कभी भी हो सकता है। तो बोला कि सीबी क्या करोगे? तो मैंने बोला सर आप मेरे को सिर्फ परमिशन दे दो, मैं इनको लेकर के सेंटर में आ जाऊँगा। हाँ, इनको सेंटर में लाने का परमिशन दे दो। तो देन सेड कि और तुम कैसे करोगे, तुम तो अकेले हो? तो मैंने बोला सर आई विल मैनेज। तो मैं वहाँ पे वैसे उसी से क्या कहते हैं वो सिग्नल सेंटर का एक हॉलदार बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि चलो उधर जाके क्या कहते हैं कुछ काम करना है। ही फ्लैटली रिफ्यूज, बोला हाँ मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा? तो मैंने बोला तुमने कुछ नहीं करना हो जाके, तुमने सिर्फ क्या कहते हैं सीटी बजाना है। हाँ, जोर जोर से सीटी बजा करके उनका जो वो है ध्यान है अपनी तरफ क्या कहते हैं अट्रैक्ट करना है, तुम्हारा उतना ही काम है। तो बोला नहीं सर मतलब तो जाऊँगा नहीं, मेरे को भी मार देंगे। तो मैंने बोला तू नहीं जाएगा तो तेरे को मैं 2 चार्ज लगाऊंगा, एक तो कावर्डिस और दूसरा क्या कहते हैं ये डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर। हाँ, तेरा फीता तो जाएगा या तो घर ही जाएगा। और ऐसे जगह में ऐसे हालात में अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे क्या कहते हैं तेरा वो जो है सिग्नल रेजिमेंट है उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तब फिर ये मान गया, मैंने उसको स्कूटर में बिठाया, अपना सीटी निकाल के दिया, तो इसने जाकर 2-3 बार सीटी बजाया। तो जैसे इसने सीटी बजाया तो उनका ध्यान हम लोगों के ऊपर आ गया। तो फिर मैंने पीछे देखा तो हॉलदार गायब था, वो भाग गया था, मेरा काम हो गया। तो मैंने क्या किया, मैं वो क्राउड के बीच में चला गया। क्राउड में बीच में जाकर के मैंने उनको क्या कहते हैं ये ड्राइवर को क्लासिक को इनको एड्रेस किया कि अरे तुम लोगों को तो हमने बोला था कि क्या कहते हैं ये सेंटर हमारे बगल में है, अंदर आना है, तुम बाहर क्यों बैठ गए? तो वो कुछ बोलने वाले थे कि नहीं हमको किसी ने नहीं बोला, कुछ बोलने वाला था। तो मैंने बोला शराब, हाँ एक हुक्म नहीं मानते, फिर ये हालत होता है। तो देन सेट की गाड़ी स्टार्ट करो और सेंटर के अंदर चले जाओ। देन आई एड्रेस दिस थिंग, वो जो क्राउड था। तो मैंने बोला देखो ये हमारा सामान लेकर के आए हैं और ये क्या कहते हैं मिलिट्री ड्यूटी में है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ से कोई आदमी इनको छुएगा भी तो फिर मैं क्या कहते हैं वहाँ से अंदर से अपना फौज बुलाऊंगा और तुम्हारे फायर शुरू करा दूंगा। मैंने इतना जल्दी गाड़ी स्टार्ट होते हुए नहीं देखा। सब के सब गाड़ी स्टार्ट भी हो गए, वो सब सेंटर के अंदर चले गए। जैसे ही वो सेंटर के अंदर गए मैंने गेट बंद करवा दिया। देन आई वेंट इनसाइड, आई फाउंड डिप्टी ने कोई 10-12 लोग जमा कर लिए थे, वो किताब से जा रहे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो SOPs है वो सब चीज़ें मदद के लिए है, पर सिचुएशन देख करके वो करना चाहिए। तो मैंने बोला सर आप क्या कर रहे हो? 5 आदमी आप क्वार्टर गार्ड से निकाल लेते, 5 आदमी सबके पास हथियार है और एमुनेशन पॉइंट से आप 5 आदमी निकाल लेते, 10 आदमी जाते हथियार लेकर के, तो हो जाता काम। तो बोलता नहीं ये इसमें लिखा हुआ है। तो वी गो बाई बुक्स दैट एक्सटेंड, जबकि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये लोग अंदर आ गए, तो ये लोग अंदर आए तो मैंने गेट बंद करवा दिया। वो 2 सेंट्री थे, दोनों के हाथ में राइफल था। तो मैंने बोला क्या कहते हैं तानसस को, दोनों ने अपना गुरखा जवानी है। तो मैंने बोला कि क्या कहते हैं एड्रेस जैसे क्राउड, वो उनको तब तक पता चल गया था कि क्या कहते हैं ये मेजर साहब ने हमारा उल्लू बना दिया। तो बोला कि क्या कहते हैं देश के गद्दारों को बाहर निकालो, देश के गद्दारों को। तो मैंने बोला देश के गद्दार तो बाद में निकलेंगे, किसी ने भी ये क्या कहते हैं गेट का लाइन एक पैर भी क्रॉस किया ये गोली मार देगा। तो आज द बॉयज मैंने बोला
बुझे हो, समझ गया अब बुझे साहब। तो उस तरीके से हम इनको लेकर के आए, फिर रात को इनको ले जा करके जहाँ पर इनका रिफ्यूजी कैंप बनाया हुआ था वहाँ उनको छोड़ दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है समय के अनुसार काम करना जरूरी है, और हमारा एसओपी ड्रिल वगैरह एंड जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, करेज, आई डोंट नो कितनी चीज़ें हैं सर जो निकल के आती हैं, बट निकल के आती हैं। दिस इज अमेजिंग सर। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने लाइफ्स बचा दिए। एक बार नहीं, ऑपरेशन का तो हमने देखा ही है सर। So that is how the thing happens, and destiny takes its own course. तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मैं आना नहीं चाहता था 52 एसएजी में, मैं आ गया और डेस्टिनी ने मेरे को ऑपरेशन भी दे दिया, और सब वो खत्म होते तक उसने मेरा साथ दिया है। सब चीज़ वैसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे थे। वी नो सर, अभी आप पोस्ट रिटायरमेंट आप देहरादून में सर कम्युनिटी रेडियो के आप एक रेडियो जॉकी भी हैं सर। सो हमारे बड़े सारे व्यूअर्स हैं सर, गोरखाज एंड फ्रॉम नेपाल ऑल्सो। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ उसके बारे में बता दीजिए, एंड यू मस्ट गिव अ स्पेशल मैसेज सर इन गोरखाली। देहरादून में गोरखा जाति के लोग काफ़ी तादाद में हैं। यस यस यस। पर उसमें ऐसा है कि जो आज की पीढ़ी है या आज के जनरेशन जो आ रहे हैं, वो शायद अपनी संस्कृति, अपने भाषा, अपने कला, इनको भूलते जा रहे हैं। शायद हम लोग जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से बता भी नहीं पा रहे हैं, कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, और वो जैसे भी अपने मन से या जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं वो एक बात है, लेकिन अपनी संस्कृति अगर वो याद रखें, भाषा को ठीक से बोलें, तो उसमें काफ़ी अहमियत रहता है उस चीज़ की। यस। तो ये सोच कर के हम लोगों ने 2015 में रेडियो घामछाया शुरू किया था। रेडियो घामछाया, तो हमारे पास में उस टाइम पे इक्विपमेंट भी नहीं था, हमारे पास में उसके काम करने वाले जो रेडियो स्टेशन में काम करते हैं उस प्रकार के ट्रेंड लोग भी हमारे पास नहीं थे। तो हमने अपने आप ही देख करके, सुन करके, कहीं पढ़ करके हम लोगों ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। तो शुरू में हम लोग एक दूसरा रेडियो स्टेशन है रेडियो खुशी करके, उसके सौजन्य से हम लोग इसमें अपना वो प्रसारण करते थे, और उन्होंने हमको दिन में कोई 4 घंटे का स्लॉट दिया हुआ था। तो करते करते वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, लोग आने भी लगे, सुनने भी लगे, और तब हमने सोचा कि एक अपना ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला जाए, जिससे कि हमारे को अपने काम करने में सहूलियत हो और हम उसको उस प्रकार से चला सकें जिस प्रकार से चलाना चाहते हैं। तो हमने ये ONGC से CRS में कुछ हमको अनुदान भी मिला। वी गॉट अबाउट 25 लाख फ्रॉम देम। हमने एक फिर क्या कहते हैं एक प्रॉपर रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किया टावर के साथ में। तो वो रेडियो स्टेशन जो है शुरू में जब शुरू किया था तो मैं उसका RJ भी था, मैं उसका मैनेजर भी था, एडिटर था, पियोन भी था, सब काम हम लोग करते थे। तो उसमें आप ही मतलब रेडियो स्टेशन थे सर? वन मैन होता सर। हमारे पास में क्या कहते हैं 3-4 ये RJ थे जो बोल सकते थे। हमने वहीं के बच्चों को ट्रेन किया, वो लोग बोलने लगे। तो ये वेंचर जो था, एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग हुआ करते थे। यस 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 सर। शक्ति गुरुंग, उनकी मिसेज और मैंने, हम दोनों ने मिलकर के शुरू किया, वो चलता रहा। उसके बाद में आज की तारीख में हमको जो CRS का अनुदान मिला है उससे हमारा एक रेडियो स्टेशन, प्रॉपर रेडियो स्टेशन है। हमने कुछ लोगों को हायर भी किया हुआ है। मैं उसमें कोई 5 साल तक मैं काम करता रहा, तब मैंने बोला इनफ इज इनफ। तो फिर जब हमने देखा कि ये रेडियो स्टेशन चल पड़ा है तो मैंने अभी उसको छोड़ दिया है। तो पर जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है तो मैं करता हूँ। और साथ में मैं आपके माध्यम से जितने गोरखा जाति के लोग हैं, जहाँ
हमारे रेडियो स्टेशन की पहुंच है जहाँ तक, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि यो रेडियो घाम छाया जो छ एउटा हाम्रो आफ्नो रेडियो स्टेसन हो, आफ्नै बोलीको, आफ्नै भाषाको रेडियो घाम छाया गोर्खालीको माया सुन्नुहोस् भन्दै गर्नुहोस्, रेडियो घाम छाया। Wow, Thank sir. you. So thank you so Thank you much, so sir. much. It's been an absolute pleasure, sir. We really enjoyed. Thank और you. ये Thank you, sir. इंसिडेंट तो हमने Thank एज ए you. केस स्टडी व्हेन आई वाज हियर पढ़ा है, हमने लोगों को सिखाया सर, बट आपसे सुन करके बहुत ही मजा आया सर। Thank you so much. I'm sure everybody is going to love it, Thank sir. you. थैंक यू सर। Thank you so जय हिंद much. सर। Jai Hind. जय हिंद सर।